हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार राठौर और मैं आज पढ़ाने वाला हूं आप लोग को बेहतरीन जीएस मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का मेरा जो टॉपिक शुरू होगा वह मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होगा, जिसका समय काल भारत में आने का 712 ईस्वी था। तो इसका फर्स्ट टॉपिक नोट्स बाय नोट्स जीएस टाइप पर है, आप लोग इससे जीके बना सकते हैं। और ये जो पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी लेवल तक का, उसमें इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट समझकर याद कर लीजिए। भारत पर सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया। उस समय सिंध का शासक राजा दाहिर था। राजा दाहिर का नाम याद रखिएगा, हमेशा पूछता है। राजा दाहिर एक हिंदू शासक माना जाता है, जिसको हराकर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दाहिर से धन प्राप्त किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहले जजिया कर लागू किया गया था। याद रखना है, जजिया कर किसने लागू किया? मोहम्मद बिन कासिम। जो एक जो एक जो एक धार्मिक कर था। यह कर केवल हिंदू से लिया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम को सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने के लिए बौद्ध भिक्षु ने समर्थन किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम नामक सिक्के को चलाया था। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो कंसेप्ट है मुख्य रूप से यही है। इसके आगे का जो देंगे वो हम मेंस में और लिखवाएंगे, आपको बताएंगे। मोहम्मद गजनी, अब महमूद गजनी के बारे में जानिए, जो गजनवी वंश का शासक था। महमूद गजनी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। यह गजनी का रहने वाला था। इसने भारत में पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया तथा उससे धन प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार इसने धन प्राप्त किया। महमूद गजनी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया गया था, जिसमें सोमनाथ मंदिर से उसे काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ था। महमूद गजनी के द्वारा अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में किया गया था, क्योंकि जाटों ने सोमनाथ मंदिर से धन ले जाते समय कुछ धन लूट लिया था। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। इसने यामी नौदौला की उपाधि धारण किया था। मोहम्मद गजनवी ने अपने जीते गए क्षेत्रों पर एक सेना रखा था। इस सेना का प्रमुख तिलक था। महमूद गजनवी ने अपने दरबार में कुछ इतिहासकारों को भी नियुक्त किया, जिसमें अलबरूनी, उतबी, फारूकी, फिरदौसी इत्यादि थे। ये लोग विद्वान थे, उस समय के विद्वान थे जो इसके दरबार में रहते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है मोहम्मद गोरी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको ये टॉपिक है। मोहम्मद गोरी और गोर वंश का शासक था, जो वर्तमान में इराक और ईरान के क्षेत्र में मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद भारत में धन लूटने के इरादे से आया था। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले मुल्तान में मुल्तानी आदिवासी जो मुस्लिम था इनसे युद्ध किया था। मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय के विरुद्ध अभियान करता है। यह अपना अभियान जो है 1075 ईस्वी से शुरू करता है, लेकिन फर्स्ट अभियान मुख्य रूप से 1178 ईस्वी में शुरू किया था। यह अभियान गुजरात पाटन जो जगह है वहाँ पे हुआ था। मोहम्मद गोरी यह युद्ध हार जाता है। भीम द्वितीय की माँ नंदा देवी इस युद्ध का नेतृत्व करती है। मोहम्मद गोरी का दूसरा अभियान चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध होता है। इनके अंतर्गत राजस्थान का क्षेत्र था। पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम लड़ाई मोहम्मद गोरी के साथ 1191 ईस्वी में किया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा दिया था। इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। मोहम्मद गोरी का तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की बंदी बना लिया गया था। इसके बारे में चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वी राजरासों में भी इसका वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज चौहान के हारने का मुख्य कारण था चंदावर के मोहम्मद गोरी से जाकर मिल जाना। चंदावर मोहम्मद गोरी का प्रधानमंत्री था। मोहम्मद गोरी का युद्ध जयचंद के विरुद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदावर में यह युद्ध होता है। इस युद्ध में चंदावर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में जयचंद की हार हो जाती है और उस क्षेत्र पर मोहम्मद गोरी अधिकार कर लेता है। मोहम्मद गोरी का अंतिम युद्ध 1206 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध होता है। इस युद्ध में खोखरों द्वारा मोहम्मद गोरी को हत्या कर दी जाती है। खोखर एक जंगली डाकू था। जब यह धन लूट के भारत से जा रहा था तो उसे रास्ते में यह जाति मिला और उसको मार दिया था।
मोहम्मद गौरी के सिक्के पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र देवनागरी लिपि में अंकित होते हुआ मिला है। मोहम्मद गौरी के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किया, परंतु यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पूर्णतः निर्माण किया गया था। अब जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का टॉपिक आया, कुतुबुद्दीन ऐबक इसी का गुलाम था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था। इसके जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ के अपना सौंप कर यहाँ का शासन व्यवस्था सौंप कर गया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था, जिसको दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए। फर्स्ट जो हुआ था गुलाम वंश हुआ था, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा जो था वो लोधी वंश था, जिसकी समाप्ति 1526 ईस्वी में तराइन के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा समाप्त होता है और बाबर कब्जा कर लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं किया, बल्कि सिपा सलार की उपाधि धारण किया था। इसने लाख बख्श की उपाधि धारण किया, क्योंकि यह प्रत्येक दिन लोगों को दान देता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया था, जो पहले जैन मंदिर था, जिसे मस्जिद में बदल दिया गया था। इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया। दिल्ली में शुरू किया था, लेकिन पूर्णतः निर्माण कार्य नहीं करवा सका। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद चौगाना खेलते समय हो गया था। इसके बाद घोड़ा पर से गिरने के कारण हो गया था। इसके बाद का टॉपिक मैं नेक्स्ट टॉपिक में दूंगा। आज मैं इतना ही समाप्त करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।